वेलकम टू द SCS एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनराज। अभी तक हमने जो चर्चा की है और जो सीखा है उसमें हमने देखा है कि संविधान क्या होता है, संविधान विधान में क्या अंतर होता है, संविधान की आखिर ज़रूरत क्यों होती है और संविधान सभा कैसे और क्यों बनी ये भी हमने देखा और महत्वपूर्ण फैक्ट भी हमने याद किए। आज का जो हमारा विषय है वो है संविधान सभा के कार्य। संविधान सभा ने क्या कार्य किया और किस तरीके से उन्होंने एक संतुलन स्थापित किया वो भी हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ था तो संविधान सभा के सामने काफ़ी कुछ चुनौतियां थी। देश गरीब था, यहाँ बेरोजगारी थी। उसके बाद सबसे मुख्य चुनौती थी कि देश में इतनी अधिक विविधता थी, उस विविधता को शामिल करते हुए और जो देश उस समय विभाजन का दंश जो झेला था और जो सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित हुआ था उसको संतुलन बिठाते हुए हमारे देश में एकता को बनाए रखना। फिर रियासतों की अपनी समस्या थी। संविधान सभा के सामने आज़ादी के बाद क्या चुनौतियां थी इसको भी हम एक अलग लेक्चर में विश्लेषण करेंगे, वो विश्लेषण का लेक्चर होगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि संविधान सभा का चरणबद्ध जो विकास हुआ है, जो उन्होंने कार्य किए हैं, वो कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि कल हमने देखा था कि संविधान सभा का गठन हुआ और जो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे वो शुरू हुए थे जुलाई अगस्त 1946 को। कब शुरू हुए थे? जुलाई अगस्त 1946 को संविधान सभा के लिए चुनाव हुए और इन चुनाव के पश्चात परिणाम आए और पहली जो बैठक होती है संविधान सभा की वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं होती है, अर्थात मुस्लिम लीग का कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं था। उन्होंने इसका बहिष्कार किया था क्योंकि वे एक पृथक राष्ट्र या राज्य चाहते थे जो कि पाकिस्तान था। तो वो इसकी मांग के लिए अड़े हुए थे, इसलिए दिसंबर 9 1946 की पहली मीटिंग में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। इसमें रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल नहीं थे। शुरुआत में उन्होंने भी संविधान सभा का बहिष्कार किया था, उन्होंने बायकॉट किया था, वो अलग रहे थे। तो इसके कारण संविधान सभा की जो वास्तविक सदस्य संख्या थी वो काफ़ी कम थी। तो इस संविधान सभा की जो पहली जो बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, उस बैठक के जो पहले अध्यक्ष जो अस्थायी तौर पर बनाए गए थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा के बाद जो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था तो इस संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे, दो वाइस प्रेसिडेंट थे। एक थे HC मुखर्जी और दूसरे थे VT कृष्णमाचारी और HC मुखर्जी दो उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के, जब स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो उसके बाद पहली मीटिंग के बाद क्या होता है कि 13 दिसंबर 1946 को, मतलब 4 दिन बाद, 9 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव अर्थात ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये हमारे संविधान का एक वैचारिक और आधारभूत ढांचा प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था। उद्देश्य मतलब आखिर हमारे संविधान बनाने जा रहे हैं संविधान, क्योंकि संविधान सभा का गठन हो गया, अब मीटिंग शुरू हो गई, उनकी बैठकें बैठने लग गई। तो उनका उद्देश्य ये बताना चाह रहे थे नेहरू कि हमारी संविधान सभा का उद्देश्य क्या होगा और उस उद्देश्य प्रस्ताव की क्या मुख्य बिंदु थे जो ये बताते हैं कि हम कैसा संविधान आगे बनाएंगे, या उसकी कुछ विशेषताएं जो थी इस उद्देश्य प्रस्ताव में उन्होंने बताई थी। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में संशोधित रूप में प्रस्तावना का रूप प्राप्त करता है जो हमारा मूल संविधान बनता है उसमें। अब क्या होता है, अब हम जानते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या थी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य होगा, मतलब यह अपने जो निर्णय है, संप्रभुता का अर्थ होता है कि राज्य अपने निर्णय बाह्य हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से लेगा। राज्य अपने निर्णय बाह्य हस्तक्षेप या प्रभाव के बिना स्वतंत्र रूप से जब अपने निर्णय लेता है तो वह संप्रभु राज्य कहलाता है। तो भारत क्या होगा? स्वतंत्र संप्रभु राज्य होगा।
फिर भारतीय संघ का क्षेत्र क्या होगा वो भी उस उद्देश्य प्रस्ताव में उन्होंने शामिल किया कि ब्रिटिश भारत में जो राज्य शामिल है वे जो बाहर हैं इससे, और जो राज्य शामिल होना चाहें वे भी, क्योंकि रियासतें उस समय तक शामिल नहीं हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। संप्रभुता जनता में निहित होगी। जो देश की संप्रभुता होगी मतलब देश का जो शासन संचालन का जो संपूर्ण अधिकार होगा वह जनता के हाथ में होगा। मतलब जो हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था चुनी गई, अर्थात संप्रभुता किस में है, जनता में है। जनता ही अपने प्रतिनिधि चुनती है। फिर सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा इस देश में, और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता होगी। इस तरीके के कुछ मुख्य बिंदु उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव में बताया कि हमारा संविधान जो हम बनाने जा रहे हैं संविधान, उसका उद्देश्य क्या है, इसी को दिखाता है उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। उसमें और भी कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है कि अल्पसंख्यकों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों की पर्याप्त सुरक्षा का प्रावधान किया गया था। भारत की एकता, अखंडता की रक्षा और उसे एकता को बनाए रखने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। और एक बात और महत्वपूर्ण कही गई कि यह प्राचीन भूमि विश्व में अपना उचित और न्यायपूर्ण स्थान प्राप्त करेगी और विश्व शांति और मानवता के कल्याण के लिए अपना प्रयास करती रहेगी, जारी रखेगी। ये सभी मुख्य बिंदु उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल थे। ये मुख्य विशेषताएं आपको याद रखना है ताकि आप ऐसे फ्लो चार्ट बना के भी कि उद्देश्य प्रस्ताव और इसमें से 7 पॉइंट आपने बता दिए तो बेहतर होगा। अब जो क्या हुआ कि जो रियासतें शुरुआत में पृथक थी, हमने कल के लेक्चर में भी देखा था और अभी भी हमने इस बारे में चर्चा की कि रियासतें आरंभ में क्या रही थी, पृथक ही रही थी। वो शामिल नहीं हुए थे क्योंकि उनको अपना जो विकास था वो दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन होता क्या है, समय के साथ वो धीरे धीरे संविधान सभा में शामिल होती है। अप्रैल 28, 1947 को 6 रियासतें शामिल होती हैं जिसमें बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रेवा, उदयपुर, ये सारी रियासतें 28 अप्रैल 1947 तक संविधान सभा में शामिल हो गई। अब क्या होता है कि रियासतों को जब और जो रियासतें थी वो शामिल नहीं होती, लेकिन जब माउंटबेटन प्लान जून 3, 1947 को जब स्वीकार किया गया कि भारत का विभाजन होगा, जब माउंटबेटन प्लान में 3 जून 1947 को यह स्वीकार कर लिया गया कि भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया गया, तो अगली अन्य जो रियासतें थी इन 6 के अलावा, ये 6 तो पहले ही शामिल हो चुकी थी। अब जो 6 बाकी जो रियासतें थी उन्होंने भी संविधान सभा में शामिल होना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल हुए, लेकिन वे ही सदस्य शामिल हुए जो भारतीय डोमिनियन अर्थात भारतीय गणराज्य के में शामिल, जो भारतीय गणराज्य के क्षेत्र से चुनकर आते थे मुस्लिम लीग के, वे सदस्य संविधान सभा में अब शामिल हुए। क्योंकि अब पृथक पाकिस्तान बनने वाला था और उस क्षेत्र में से जो मुस्लिम लीग के सदस्य चुनकर आए थे वे शामिल नहीं हुए अब संविधान सभा में। तो इस तरह से रियासतें शामिल हुई, मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल हुए। उद्देश्य प्रस्ताव भी 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावित कर दिया गया। अब आगे देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो आया था, फिर उसके बाद इसी दौर में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होता है और 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में संविधान सभा का जो स्तर था, जो स्टेटस था, उसमें 3 मुख्य बदलाव किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि यही संविधान सभा, क्योंकि उस समय जो थे हम आज़ाद भारत के लिए एक संविधान का निर्माण कर रहे थे। तो एक अधिनियम पारित हुआ 1947 का और संविधान सभा के स्तर में 3 मुख्य बदलाव किए गए। इन बदलावों के अनुरूप ही संविधान सभा ने कार्य किया है। इस अधिनियम से ही उनको शक्तियाँ प्राप्त हो रही थी, किसको, संविधान सभा को। तो 3 मुख्य बदलाव में यह था कि संविधान सभा को संपूर्ण संप्रभु संस्था बना दिया गया था। ध्यान रखना है आपको कि संविधान सभा को संपूर्ण संप्रभु संस्था, फुल्ली सॉवरेन इंस्टीट्यूशन कौन से अधिनियम के तहत बनाया गया था, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 1947 के अंतर्गत बनाया गया था। अर्थात स्वतंत्र संप्रभु संस्था का अर्थ ये होता है कि वह किसी भी ऐसे अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया था उसे समाप्त कर सकती थी, उसमें बदलाव कर सकती थी, अर्थात संविधान सभा को संपूर्ण अधिकार दे दिए गए। अब दूसरा, ये एक महत्वपूर्ण बदलाव तो ये हमने देख लिया। दूसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव हुआ कि
जो संविधान सभा थी उसको एक वैधानिक निकाय भी बना दिया गया। क्या बना दिया गया? लेजिस्लेटिव बॉडी, वैधानिक निकाय की का भी उसको अधिकार दिया गया कि वह देश के लिए, क्योंकि देश उस समय देश के संविधान निर्माण के साथ साथ कुछ कानूनी ज़रूरतें भी होती है, उन कानूनी ज़रूरतों को पूरा कौन करेगी? क्योंकि अभी देश की संविधान सभा संविधान बना रही है, तो उसे ये अधिकार 1947 के अधिनियम के तहत दिया गया कि आप देश के लिए कानून भी बनाएंगे। तो पहला कहा गया कि आप स्वतंत्र संपूर्ण संप्रभु संस्था हैं। दूसरा कहा गया कि आप वैधानिक निकाय के रूप में भी काम करेंगे। तो इस शक्ति के साथ ही संविधान सभा के दो मुख्य कार्य हो गए। एक तो था संविधान का निर्माण, एक क्या था? संविधान का निर्माण, और दूसरा था देश के लिए कानून का निर्माण, देश के लिए विधान या कानून का निर्माण करना। ये दो कार्य महत्वपूर्ण रूप से संविधान सभा को सौंप दिए गए। तीसरी जो बात है वो हम आगे देखेंगे। तो हुआ ये कि जब भी, अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है कि संविधान सभा के 1947 के अधिनियम के तहत दो मुख्य कार्य कर दिए गए। एक था कि संविधान का निर्माण करना और एक था वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करना, अर्थात विधि या कानून पारित करना। तो जब भी संविधान सभा के वो सदस्य संविधान सभा मतलब संविधान निर्माण के रूप में के लिए जब मिलते थे तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती थी, और जब भी एक वैधानिक निकाय मतलब कानून निर्माण के लिए मिलते थे तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर के द्वारा की जाती थी। किसके रूप में? जब भी वे कानून निर्माण के लिए संविधान सभा के सदस्य मिलते थे तो वह एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करती थी और उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। और एक संविधान सभा के रूप में जब संविधान निर्माण का कार्य चलता था तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है। ये जो दो मुख्य कार्य थे ये संविधान सभा के जारी रहे नवंबर 26, 1949 तक, जब संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया प्रस्तावना के द्वारा। तो नवंबर 26, 1949 तक ये दोनों कार्य संविधान सभा करती रही, और जब तक कि संविधान निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो गया। और तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रावधान जो बदलाव किया गया था संविधान सभा के स्तर में, स्टेटस में 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, वो था कि मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे, मुस्लिम लीग के सदस्य थे जो कि पाकिस्तान का जो एरिया था, विथड्रू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर इंडिया। मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे जो पाकिस्तान में जो क्षेत्र जा रहा था उस क्षेत्र से जो चुनकर सदस्य आए थे मुस्लिम लीग के, उनको संविधान सभा से अलग कर दिया गया। और उसके बाद मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे जो भारतीय डोमिनियन या भारतीय गणराज्य से जो चुन के आए थे उनको उसमें शामिल कर लिया गया। और इसी के साथ, इस बदलाव के साथ संविधान सभा की जो सदस्य संख्या की जो संरचना थी वो बदल गई। तो जो सदस्य संख्या कुल जो थी, किसके अनुसार? हमने देखा था कि कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के चुनाव होते हैं, और उस समय चुनाव होते हैं किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन के अनुसार, उसके प्रस्ताव के अनुसार संविधान सभा के चुनाव होते हैं। और उस समय 389 कुल सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी। तो अब पाकिस्तान के बाद माउंटबेटन योजना के स्वीकार करने के बाद, जून 1947 की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद, यह जो हमने पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया, उसके बाद सदस्य संख्या का स्वरूप बदलना स्वाभाविक था। और 389 से घटकर अब संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 299 हो गई। ये आपको ध्यान रखना है कि जब स्वतंत्र भारत की संविधान सभा पहली बार या भारतीय गणराज्य की संविधान सभा मिली तो उसकी कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 299। अब वो 389 नहीं रहेगी, क्योंकि अब पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया, जो कि कैबिनेट मिशन में स्वीकार नहीं किया गया था। माउंटबेटन योजना के तहत स्वीकार करके जो अब नई संविधान सभा की सदस्य संख्या थी वो 299 थी। और जो 389 थी पहले, 389 में 296 भारतीय जो ब्रिटिश राज्य थे उनकी थी, और 93 किसकी थी? रियासतों की थी। अब जो नई संविधान सभा हुई 299 की, उसमें से 229 जो सीटें आती थी वो ब्रिटिश भारत से आती थी। किससे आती थी? ब्रिटिश भारत से। और जो 70 सीटें आती थी वो रियासतों से आती थी। रियासतें भी आपको पता है धीरे धीरे शामिल होने लगी, क्योंकि जो रियासतें पाकिस्तान के
पाकिस्तान गणराज्य में शामिल हो गई या पाकिस्तान गणराज्य के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी वो पाकिस्तान में चली गई। अब जो भारतीय रियासतें बची थी उनमें जो सीटें आ रही थी वो 70 आ रही थी। तो आगे देखते हैं। इन चीज़ों के साथ संविधान सभा ने कुछ अन्य कार्य भी किए। अन्य कार्य का अर्थ क्या है कि दो कार्य तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत निर्धारित हो गए थे कि एक तो संविधान निर्माण के रूप की सभा के रूप में कार्य करना था पहली बात, और दूसरा था एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करना था जो देश के लिए कानून बनाए। अब जो महत्वपूर्ण कार्य और थे संविधान सभा के वो हम देखते हैं। संविधान सभा ने कॉमनवेल्थ में मेंबरशिप को क्या किया, रेटिफाई किया मई 1949 को। फिर देश के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया जुलाई 22, 1947 को। राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है, जनगण मन, जनवरी 24, 1950 को। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र का जो है वंदे मातरम, उसको जनवरी 24, 1950 को स्वीकार किया गया। तो और उसके साथ ही राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा ने, क्योंकि वो एक वैधानिक निकाय भी थे, तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को पहले भारत के राष्ट्रपति के रूप में किसने चुना था, संविधान सभा ने चुना था। जनवरी 24, 1950 को चुन लिया गया कि भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति होंगे वो राजेंद्र प्रसाद होंगे। और किसने चुना था, संविधान सभा ने, क्योंकि वह एक वैधानिक निकाय के रूप में भी कार्य कर रही थी। अब जो संविधान सभा के जो कुल सत्र थे दोस्तों, वो थे कुल जो सत्र हुए पहली बैठक से लेकर 9 दिसंबर 1946 से लेकर, और जब वो लास्ट टाइम मिले थे वो 26 जनवरी 1950 को भी वो मिले थे। फाइनल सेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था दोस्तों, 24 जनवरी। तो इस समय तक कुल जो सत्रों की संख्या थी वो थे 11, और संविधान सभा ने कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक कार्य किया। कितने, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक कार्य किया। यूएसए की जो संविधान सभा थी उसने लगभग 4 माह, शायद नहीं, लगभग 4 माह तक कार्य किया था, क्योंकि वो बहुत छोटा और लघु संविधान है उनका, क्योंकि उसमें राज्य का संविधान शामिल नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। यूएसए का संविधान क्यों छोटा है, क्योंकि हर राज्य ने अपना अपना संविधान अलग बना के रखा है। यूएसए के मूल संविधान में राज्य का संविधान शामिल नहीं है, इसलिए उनका संविधान बहुत छोटा है। हमारे देश के संविधान में न केवल राज्य का संविधान शामिल है, जबकि बाद में यहाँ पर स्थानीय शासन का संविधान भी शामिल कर लिया गया। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक कार्य किया। लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया संविधान सभा ने, और जो संविधान सभा का कुल खर्च आया वो 64 लाख रुपए तक आया। और जो अंतिम सत्र हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को किया गया। हालांकि क्या उसके बाद सवाल उठता है कि संविधान सभा समाप्त हो गई, तो आपको उत्तर देना है कि संविधान सभा उसके बाद विघटित या समाप्त नहीं हुई, वह संसद के रूप में कार्य करती रही। कब तक, 26 जनवरी 1950 से लेकर 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो संविधान सभा, तो वही संविधान सभा संसद के रूप में बदल गई। किस रूप में बदल गई, संसद के रूप में बदल गई और कार्य करने लगी। और कब तक करने लगी, जब तक जब तक कि पहली आम इलेक्शन या आम चुनाव नहीं होगा। पहले आम चुनाव कब हुए थे, 1951-52 में। तो तब तक संविधान सभा ने एक संसद के रूप में कार्य किया। तो जो हमने आज सीखा उसको हम एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी संविधान सभा की वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, आप सभी ने देखा। क्या इसमें मुस्लिम लीग शामिल थी, तो मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। उन्होंने एक पृथक राज्य की मांग के आधार पर इसका क्या किया था, बॉयकॉट किया था, बहिष्कार किया था। अब इतने ये बात ध्यान आती कि कितने सदस्यों ने मीटिंग में भाग लिया था। हमारी पहली जो मीटिंग थी उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो 211 सदस्यों ने भाग लिया था। ये बात आपको याद रखना है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, SC सिन्हा, वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर जो पहले स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। और जो सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया था वो एक फ्रांस की एक परंपरा है, एक तरीके से जो वरिष्ठ सदस्य होता था वहाँ पे वो चुन लिया जाता था। तो उसी फ्रेंच प्रैक्टिस को अपनाते हुए हमने सच्चिदानंद सिन्हा को अपना अध्यक्ष चुना था, क्योंकि वो वरिष्ठ थे। फिर उपाध्यक्ष की बात करें तो 2 उपाध्यक्ष थे, आपको हमने बताया था। एक थे HC मुखर्जी और दूसरे थे VT कृष्णमाचारी। फिर उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो बहुत महत्वपूर्ण है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया, उसको पेश किया और संविधान की वैचारिक आधारशिला रखी। इस उद्देश्य प्रस्ताव को, ये जो तथ्य एक और है
कि 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से संविधान सभा में स्वीकार किया गया था। 22 जनवरी 1947 को कब 22 जनवरी 1947 को कब 22 जनवरी 1947 को इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया और यह आगे जाकर संविधान की प्रस्तावना बनी। इसके साथ ही हमने देखा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा संविधान सभा को दो शक्तियां प्रदान की। एक थे संविधान का निर्माण और एक है वैधानिक निकाय की शक्तियां। संविधान सभा 1947 के बाद जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, उसके बाद संसद के रूप में कार्य करने लगी और कब तक करती रही, जब तक कि आम चुनाव नहीं हो गए 1951-52 के, और जो जनता के द्वारा निर्वाचित एक प्रतिनिधि जब तक संसद तक नहीं पहुंच गए तब तक वह एक संसद के रूप में कार्य करती रही। तो ये सब देखा दोस्तों हमने कि संविधान सभा ने ये कार्य किए और इस तरीके से संविधान सभा की बैठकें हुई, उसमें कितने सदस्य शामिल हुए, कब हुए, रियासतों ने कैसे शामिल हुए, कब कौन सा अधिनियम, उसका क्या प्रभाव पड़ा, इन सब चीज़ों को हमने विश्लेषण किया। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।